Hello, good morning, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये आपके DSSB-PRT के CDP के इस कंप्लीट बैच की क्लास नंबर 30 है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम टीचिंग और लर्निंग के अप्रोचेस पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। उसी को कंटिन्यू करेंगे और 2 से 3 अप्रोच आज की क्लास में कवर करेंगे, जिसे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, है ना। इससे पहली क्लास में हमने स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच और टीचर सेंटर्ड अप्रोच को पढ़ा था। इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में बने हैं जिनको मैंने क्लास के लास्ट में इंक्लूड किया है। तो आज भी उसी तरीके से लास्ट में एमसीक्यू रहेंगे। आपका पहले टॉपिक होगा, देन एमसीक्यू होगा। सो गाइज, बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलिए कवर करते हैं, आज ये यूनिट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, विषय केंद्रित दृष्टिकोण। तो चलिए समझते हैं। इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच द फोकस इज ऑन डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट। सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि देखो, जैसे टीचर सेंटर्ड अप्रोच था तो टीचर था मेन फोकस, है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, तो उसमें फोकस किस पर था? सबसे ज्यादा स्टूडेंट पर। ऐसे ही नाम से ही क्लियर है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में जो मेन फोकस होगा वो होगा डिलीवरी पर, सब्जेक्ट के कंटेंट की। तो जाहिर सी बात है, यानी सब्जेक्ट पर ही यहाँ पर मेन फोकस रहेगा बाय द टीचर. So the importance is placed on the topics and concepts included in the subject around which all teaching and learning activities revolve. सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में। टीचर बाहर से अपनी नई कोई सोच नहीं लाता है, नई कोई क्रिएटिव आइडियाज नहीं ऐड करता है। जो किताब में दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट में दिए गए हैं, उन्हीं को क्लासरूम में कराता है, वहीं तक सीमित रहता है। ठीक है। मोस्ट स्कूल्स follow the syllabus and textbooks strictly for teaching and learning, considering the textbook as the main source of all necessary concepts, examples and exercises. यहाँ पर कहा गया है कि ज़्यादातर स्कूलों में जहाँ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच फॉलो होता है, वो टेक्स्ट बुक को ही मेन सोर्स मानते हैं बच्चे की एजुकेशन का। उसी से जितने कॉन्सेप्ट उसमें दिए गए हैं वही समझाते हैं, एग्जाम्पल्स भी वही डिलीवर करते हैं और वही एक्सरसाइजेस बच्चों को कराते हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट बुक को यहाँ पर मुख्य स्रोत माना जाता है, कहने का मतलब सब्जेक्ट की जो है कंटेंट को। ठीक है। तो अलग से कोई आइडियाज, अलग से कोई एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ भी अलग से बताने का प्रयास यहाँ पर टीचर नहीं करता है। जो बुक में लिखा है एज इट इज बच्चों को समझा देता है। नाउ हम बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 में सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 highlights the following aspects of the subject centered approach. कौन कौन से एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए एनसीएफ 2005 में? यही बताया कि भैया मेन सोर्स क्या है? टेक्स्ट बुक है ना। टीचर के लिए पढ़ाने का जो मेन सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? टेक्स्ट बुक्स रहेगा। नाउ कंटेंट इज प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेजेस बाय फ्रेज, है ना। एक एक शब्द ऐसे ही बच्चे को पढ़ा दिया जाता है, एक एक फ्रेज बुक वाला यूज किया जाता है, अपनी तरफ से टीचर कोई एफर्ट्स नहीं डालता है। द टेक्स्ट बुक कंटेंट गाइड्स द टीचर मैथोलॉजी। टीचर की मैथोलॉजी को भी कौन गाइड करेगा? टेक्स्ट बुक गाइड करेगी। नाउ स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज फैक्ट्स थ्रू रिपीटेड रीडिंग। यहाँ पर क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में बच्चे को मेमोराइज करने पर फोकस रखते हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीटेड रीडिंग करवाते रहते हैं उसी कंटेंट की, ताकि बच्चे को एज इट इज रट जाए।
सो क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स आर यूज्ड फॉर असेसमेंट, कि भैया असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस भी वही पूछे जाएंगे जो चैप्टर के लास्ट में दिए होंगे। अपनी तरफ से यहाँ पर कोई नए क्वेश्चंस, क्रिएटिव क्वेश्चंस या असेसमेंट अलग से नहीं किया जाएगा। जो दिया गया है बुक में क्वेश्चंस लास्ट में वही करा दिए जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चंस बाय कॉपिंग फ्रॉम बुक बोथ ओरली एंड इन रिटन फॉर्म। और स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं भैया, जब उनको भी आदत डाल दिए इसे रटने की, तो वो एज इट इज बुक में से कॉपी करेंगे, याद करेंगे उसको, और वही ओरली लिखित रूप में उसको सुना देंगे या लिख देंगे, है ना। तो ये कुछ बताया गया है विषय केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में। अब हम इसके फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। चलो, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस अप्रोच आर द फोकस इज ऑन कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर। देखो हर एक में ना वही बात थोड़ा बहुत घुमा फिरा के बोली है, तो आपको ये याद हो जाएगी। जब हम इसको खत्म करेंगे टॉपिक को, आपको पूरा याद हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से एमसीक्यूज कर पाओगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सारे। तो वही है कि भाई मेन फोकस किस पे रहेगा, कंटेंट पर या सब्जेक्ट मैटर, कह लो बात एक ही है। एंड हेंस द ट्रांजैक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक इन द क्लास इज बी ऑल एंड ऑल, यानी सर्वस्व और अंत है ना। यहाँ पर जो क्लासरूम में जो भी गतिविधि होगी, जो भी एक्टिविटीज होगी, वो सब किससे संबंधित होगी, विषय से संबंधित होगी, उसी कंटेंट से जो कि बुक में दिया गया है। ठीक है, वही सर्वस्व है, वही अंत है। द टीचर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ एज ए मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स एज ही हैज मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। जो टीचर है अपने आप को एज ए मॉडल दर्शाता है कि भैया जो है उसको विषय में निपुणता है ना, वो पूरा मास्टर है उस सब्जेक्ट में। तो छात्रों के लिए वो एक मॉडल बन जाता है कि भैया टीचर को सब पता है जो बुक में दिया गया है ना। The learning needs of students are supposed to be fulfilled through the textbook, कि जितनी भी बच्चे की सीखने की आवश्यकताएं होती है उन सबको टेक्स्ट बुक्स की हेल्प से ही पूरा किया जाना, यहाँ पर जो है उस पर ही फोकस किया जाता है कि वहीं से सारी लर्निंग नीड्स कंप्लीट हो। रियल लाइफ सिचुएशन आर रेयरली टेकन इनटू अकाउंट, जीवन की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनको कभी कभार यहाँ पर ही शायद ही ध्यान दिया जाता है उसकी तरफ, नहीं तो क्लास बुक जो है किताबी कीड़ा ही बच्चा बन के रह जाता है। ऑल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस आर टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, जो भी क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन होगी वो सब जो है टेक्स्ट बुक सेंटर्ड रहेगी। देयर इज स्ट्रेस ऑन क्वांटिटी ओरिएंटेड आउटपुट रादर देन क्वालिटी, क्वालिटी से ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी ओरिएंटेशन पर जोर दिया जाता है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ बताया कि क्लासरूम में जो भी इंस्ट्रक्शन होगा टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होगा। जैसे कि हमारे टाइम पर बात कर लो, हमारे टाइम पर कैसी एजुकेशन चल रही थी, सब्जेक्ट सेंटर, कि हम क्लासरूम में आपस में भी कोई बात करेंगे ना, हम यही करेंगे, मुझे उस वाली वो वाली कॉपी दे दी, मेरा जो है एक चैप्टर छूट गया उसमें, है ना, मैं उससे कॉपी कर लूंगी, और तो भैया अपना मुझे बुक दे देना, तो मैं उस दिन नहीं आई थी तो भैया जो भी उसमें टीचर ने करवाया होगा मैं उससे देख के लिख लूंगी। तो वहाँ चीज़ों को सीखने से ज़्यादा ना अपनी कॉपी बुक्स को फुल करने में, है ना, उनको कंप्लीट करने में पूरा फोकस उसी पे रहता था। और टीचर्स का भी कि भैया काम छूटा है तो इसको पूरा करके लाना, है ना, बच्चे ने समझा नहीं समझा कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं। टेक्स्ट बुक्स या टेक्सचुअल क्वेश्चंस आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन विच लैक्स वैरायटी। सो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात कर ली है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की। अब हमारा लास्ट रहता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। ये बढ़िया है ना, ये वाला दृष्टिकोण बढ़िया है, अच्छा है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले उसके लिए लेकिन हमें जानना होगा व्हाट इज कॉम्पिटेंसी, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच को तो तभी समझेगी जब हमें पता होगा कॉम्पिटेंसी है क्या, इसका क्या मतलब होता है। सो कॉम्पिटेंसी को अगर एक शब्द में मैं कहूँ क्या कहेंगे, तो कॉम्पिटेंसी का मतलब है क्षमता। क्या है? क्षमता। देखो अब इसको समझो, कॉम्पिटेंसी इज द एसेंशियल स्किल, नॉलेज
attitude and behavior required for effective performance of a real world task or activity। क्षमता वह आवश्यक कौशल है, वह आवश्यक कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार है जो हमें अपनी रियल लाइफ में, वास्तविक दुनिया में काम करने, गतिविधि करने में जरूरी होता है, हमारे रियल लाइफ एक्टिविटी, रियल लाइफ टास्क को कंप्लीट करने में, परफॉर्म करने में जरूरी होता है ना, वही क्षमता कहलाता है। अब यहाँ पर कॉम्पिटेंसी आर एसेंशियल स्किल्स नीडेड टू बी सक्सेसफुल लर्नर, कि अगर आपको एक सफल लर्नर बनना है, सफल शिक्षार्थी बनना है, तो आपके पास जो है कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए एसेंशियल स्किल्स में, है ना, जरूरी आवश्यक कौशल आपके पास होनी चाहिए, उसमें आप सक्षम होने चाहिए। Now competency is a skill performed to a specific standard under specific condition। क्षमता क्या है? एक विशिष्ट मानक के तहत विशिष्ट परिस्थितियों में उस काम को करने का कौशल है ना, वही है कि किसी भी कार्य को करने का कौशल ही क्या कहलाती है, उसकी कॉम्पिटेंसी या क्षमता कहलाती है। नाउ नेचर कैसा होता है कॉम्पिटेंसी का, ठीक है, कॉम्पिटेंसी का नेचर कैसा होता है ये समझेंगे। सो कॉम्पिटेंसी का नेचर कैसा होता है ये समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा एक सवाल यहाँ से बन सकता है आपका कि कॉम्पिटेंसी का नेचर कैसा होता है, क्या वो मेजरेबल है, डिफाइन हो सकता है या नहीं, है ना। चलो देखते हैं। कॉम्पिटेंसी रेफर टू ए स्पेसिफिक एसेंशियल स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर विच वन कैन अचीव। ये तो हमने ऊपर बात कर ली कि क्षमता क्या है। नाउ इट इज क्लियरली डिफाइंड, इसको हम स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। तो ये मेजरेबल भी है और डिफाइंड भी, यानी किसी की क्षमता को हम मेजर भी कर सकते हैं कि वो कितना सक्षम है उस काम में, है ना, और उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसका नेचर कैसा हो गया, डिफाइंड एंड मेजरेबल। समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि कॉम्पिटेंसी हम बात कर रहे हैं, क्षमता, है ना, इसका आपकी एजुकेशन से कैसे इसका रिलेशन है। और कई बार हमने कहा भी है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बच्चे को करानी चाहिए, है ना। ईवीएस में बच्चों के लिए क्या कॉम्पिटेंसी है, इंग्लिश में क्या कॉम्पिटेंसी है, तो वो हम देखेंगे कि हमने जो सेट किया हुआ है बच्चों के लिए क्षमता कि अगर वो बच्चा इस क्लास तक आ रहा है, बच्चे को सेकंड क्लास तक जो है अल्फाबेट्स आ जाने चाहिए, नंबर काउंटिंग्स उसको आ जानी चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, ये उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी क्षमता का निर्धारण कर देते हैं कि इतने कम से कम इतनी चीजें तो बच्चे को आ जाए इस क्लास तक। तो वही हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्राइमरी स्कूल लेवल पर कॉम्पिटेंसीज के, जो कि सेट किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी, भाषा में कौन कौन सी क्षमताएं या कौन सी क्लास तक जो है कौन सी कॉम्पिटेंसी निर्धारित करी गई है। अगर हम बात करें क्लास थर्ड की, तो क्लास थर्ड के बच्चे को स्पीक विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कि बच्चा जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है करे शब्दों का, उनको सही उच्चारण करे, ये लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी है क्लास थर्ड के बच्चे से, है ना, उसकी क्षमता इतनी होनी चाहिए। क्लास फिफ्थ की बात करें तो बच्चा जो है रीड, प्रिंट एंड हैंड राइटिंग फ्रीली, कि बच्चा फ्रीली जो है लिख सके, है ना, और जो प्रिंट मटेरियल है उसको रीड कर सके। इसके अलावा टेक डिक्टेशन विद ऑल पंचुएशन मार्क, कि भैया अगर डिक्टेशन बोली जाती है तो वो प्रॉपर तरीके से उसको लिखे विद पंचुएशन मार्क्स, है ना, सही सही लिखे। क्लास फोर्थ के लिए यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बताई है, आफ्टर रीडिंग ए टेक्स्ट बी एबल टू आंसर क्वेश्चन यूजिंग बिकॉज एंड और सिंस, कि उसका रीजन देते हुए आंसर करे बच्चा। तो ये हो गई लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स में मैथमेटिक्स के भी आपको देती हूँ, मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी के, जैसे क्लास 1 तक बच्चे को जो है 1 से 20 तक पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट को यूज करके काउंटिंग आनी चाहिए, है ना, कि पेंसिल्स को दिखाते हुए 1 2 3 ऐसे 20 तक बच्चे को आ जानी चाहिए। ये क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसी सेट कर दी, उसकी क्षमता निर्धारित कर दी गई है ना। इस तरीके से क्लास फिफ्थ का बच्चे को जो है यूनिटरी मेथड से वो डेली लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख जाए, है ना। तो ये सब इसमें मैथमेटिक्स की कॉम्पिटेंसीज की हम बात कर रहे हैं कि क्लास फोर्थ में है तो प्रोटेक्टर का यूज करके बच्चे को एंगल्स बनाने आ जाने चाहिए।
एनवायरमेंट की यानी ईवीएस की कॉम्पिटेंसीज किस तरह की हो सकती है, जैसे क्लास 1 का बच्चा जो है shows due courtesy to elder, peer, etc. in the family and among the relative and neighbors, कि बच्चा अपने से बड़ों के साथ, अपने पीयर्स के साथ, फैमिली के साथ जो है शिष्टाचार से पेश आए, है ना। हम क्लास 1 के बच्चे को शिष्टाचार सिखाने की कॉम्पिटेंसी में उसको जो है सक्षम बनाते हैं, है ना। क्लास 3 का बच्चा जो है लिस्ट द ऑक्यूपेशन एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग वेरियस आर्टिकल ऑफ डेली नीड एंड इस तरह के कि क्लास 4 का बच्चे को जो है प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर पर सिंपल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना आ जाना चाहिए, है ना। तो ये सब इसकी कॉम्पिटेंसी सेट होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अडोप्टिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, इसको कैसे अडोप्ट करेंगे, है ना। इसको कैसे अडोप्ट करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच को, ये तो हमने जान लिया है क्या इसके अंदर क्या होती है कॉम्पिटेंसी। अब इसको कैसे अडोप्ट करना है वो देखते हैं। सो प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफिक क्लास सब्जेक्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी लेसन, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच को अडोप्ट करने से पहले, लागू करने से पहले सबसे पहले काम क्या है कि लिस्ट बना लो कि आप किस क्लास के किस सब्जेक्ट के लिए जो है आप लेसन प्लान कर रहे हो, उससे रिलेटेड ही आपको जो है कॉम्पिटेंसी की लिस्ट बनानी है, यानी आपको क्लास और सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके कॉम्पिटेंसी की लिस्ट तैयार करनी है। दूसरा, अरेंज दीज कॉम्पिटेंसीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, जो आपने ये क्षमताएं निर्धारित करी है, इनकी लिस्ट बनाई है, वो इंक्रीजिंग डिफिकल्टी के ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आपने रख दिया कि बच्चा जो है पहाड़े याद कर ले 20 तक और उसके बाद आपने रख दी कॉम्पिटेंसी कि उसको काउंटिंग भी आ जानी चाहिए 100 तक, तो ये तो उल्टा अपोजिट चीज हो गई है ना। डिफिकल्टी शुरू में ज्यादा है, बाद में कम। तो ये भी ध्यान रखना है टीचर को, जो लिस्ट हमने कॉम्पिटेंसी की बनाई है शुरू में आसान हो, है ना, उसके बाद उससे थोड़ा कठिन, फिर कठिन, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग डिफिकल्टी के आधार पर उनको हमें अरेंज करना है। नेक्स्ट है डिसाइड द क्राइटेरिया एंड कंडीशंस ऑफ असेसिंग अचीवमेंट अलोंग विद द लेवल ऑफ मास्टरी, कि हमने उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए क्या करना है, जो भी कंडीशंस है, क्राइटेरिया है, उनको तय करना है साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट है यूज वेरियस इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट कॉम्पिटेंसी अटेनमेंट, कि बच्चे को क्षमता प्राप्ति करवाने के लिए या उसको कॉम्पिटेंसी अटेन करवाने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए कॉम्पिटेंसी में हमें बहुत सारी टेक्निक्स, ग्रुप एक्टिविटीज का हम यूज कर सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं, ताकि बच्चा जो है आसानी से उसमें निपुण हो जाए। नेक्स्ट है यूज टेक्स्ट मीडिया अदर सोर्सेज एंड रियल लाइफ मटेरियल गियर्ड टू टारगेट कॉम्पिटेंसीज, के जो हमारी लक्षित क्षमताएं हैं, टारगेटेड कॉम्पिटेंसीज है, उनके अनुसार ही हम सारे जो है टीएलएम्स का यूज करें, मल्टीमीडिया का, है ना, टेक्स्ट का, अदर सोर्सेज जो भी है, जिससे हमारी वास्तविक जीवन की सामग्रियों का इस्तेमाल करें उन कॉम्पिटेंसीज में बच्चे को महारत हासिल कराने के लिए। नाउ नेक्स्ट है असेस द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर ऑन द कॉम्पिटेंसी एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस, कि उस बच्चे की उस कॉम्पिटेंसी में लर्नर की एक्चुअल परफॉर्मेंस को असेस करना है, वास्तविक प्रदर्शन का ही मूल्यांकन करना है। Allow students to progress at their own pace by demonstrating the attainment of specified competency। देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन गलत है, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देके कोई गलत देके कि भाई ये भी हेल्प करता है अलॉट करने में कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच को, तो वो आप क्वेश्चन कर पाए, इसलिए आपको सारे जो है आपके माइंड में क्लियर इमेज होनी चाहिए इससे संबंधित, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि स्टूडेंट्स को उसकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए उसको अपनी गति से प्रगति करने की, प्रोग्रेस करने की अनुमति देनी चाहिए, उसको अलाउ करना चाहिए कि वो अपनी प्रोग्रेस से जो है अपने पेस से प्रोग्रेस करे, ठीक है। पेस मतलब गति,
कि अपनी गति से सीखे। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर होता है, तो यहाँ पर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अटेन करने का जो है उसको अलाउ करना चाहिए। ठीक है। Providing immediate feedback on assessment performance to enable corrective measures for competency attainment, कि बच्चे की जो है क्षमता प्राप्ति के लिए सुधारात्मक उपायों को सक्षम बनाने के लिए मूल्यांकन प्रदर्शन पर तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए, या तुरंत इमीडिएट फीडबैक बच्चे को उसके असेसमेंट पर मिलने चाहिए उसकी परफॉर्मेंस के। ठीक है, ताकि बच्चा उसको आगे करेक्ट कर पाए, चीज़ों को सुधार पाए। Have students demonstrate mastery of specified competency before continuing in the program, कि कार्यक्रम में जारी रखने से पहले छात्रों को निर्दिष्ट जो क्षमताएं हैं, जो स्पेसिफाइड कॉम्पिटेंसीज है ना, बच्चे को मौका दे उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का, जो उसने कॉम्पिटेंसी पर मास्टरी हासिल करी है, बच्चे को उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का, दिखाने का, प्रदर्शित करने का अवसर बच्चे को दिया जाए। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक रह जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी आपके सिलेबस में थे, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं, उनको हमने सबको कंप्लीट कर लिया है। ये एक छोटा सा टॉपिक और आपके एनआईओएस में गिवन था और यहाँ से क्वेश्चन भी बना था, तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी कवर कर ही लेते हैं। ठीक है। सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है, गतिविधि आधारित अधिगम किसे कहते हैं, चलो देखते हैं। सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसकी फुल फॉर्म देखो, आपको पता हो, ABL करके अगर दे दिया जाए तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा। इज एसेंशियली ए फॉर्म ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये एक लर्नर सेंटर्ड यानी जो बच्चे का अधिगम करता केंद्रित दृष्टिकोण का जो है एक एसेंशियल फॉर्म है, या उसी का ही एक रूप है, ये आप कह सकते हैं। एक्टिविटी और ए लर्निंग एक्टिविटी is one in which the learner willingly and spontaneously participate with delight and acquire the desired learning outcome, कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, जाहिर सी बात है गतिविधि आधारित, बच्चे इसमें खुद से एक्टिविटी करके ही चीजों को सीखते हैं, लर्न करते हैं एक्टिविटी की हेल्प से। So both the process of learning and learning outcome are taking care in this approach, कि अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच की हम बात करें तो इसमें बच्चे की अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है, और जो उसका आउटकम निकल के आता है, अधिगम का परिणाम निकल के आता है, दोनों को ही ध्यान में प्रॉपरली रखा जाता है कि बच्चे ढंग से सीख रहे हैं, बच्चे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके एक्टिवली चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है। सो अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट MCQs पर। जो भी हमने आज सीखा, यहां से किस तरीके के क्वेश्चन पहले बन चुके हैं और बन सकते हैं, वो सभी मैंने इंक्लूड करे हैं, और देखते हैं आपने कितने ध्यान से इस टॉपिक को सुना है, तो आप कर पाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, विच इज What is the primary focus in the subject centered approach? Subject centered approach में जो प्राइमरी फोकस रहता है, मेन फोकस रहता है, वो किस पर रहता है? स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन पर, या डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट बाय द टीचर, कि भैया कंटेंट की डिलीवरी पर रहेगा सब्जेक्ट की पूरा फोकस, या रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर फोकस रहेगा, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर? बताओ, फटाफट से आंसर करो पूरी तेजी के साथ, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर आपका चाहिए। ठीक है, आंसर करिए इसका फटाफट से। जिसके भी सारे आंसर सही होंगे उनको मैं कमेंट बॉक्स में पिन करूंगी। बाकी यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है वो बिल्कुल सही है, डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट बाय द टीचर। भैया सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में कंटेंट की डिलीवरी पर ही मेन फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां आपसे पूछा है, इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच व्हाट इज कंसिडर्ड द मेन सोर्स ऑफ ऑल नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस। मेन सोर्स क्या रहता है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में? भैया अभी अभी हमने बात करी, इसमें मेन फोकस किस पे रहेगा? सब्जेक्ट पर, या टेक्स्ट बुक कह लो, या कंटेंट कह लो, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा? टीचर लेक्चर्स बिल्कुल नहीं, टेक्स्ट बुक हाँ, ऑनलाइन रिसोर्स, ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि मेन फोकस किस पे रहेगा? टेक्स्ट बुक्स पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। हाउ डू स्टूडेंट्स ऑन आंसर क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे आंसर करते हैं क्वेश्चंस का। वो ओरिजिनल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं या कॉपी करते हैं किताबों में से, या फिर ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, या बाय डिस्कसिंग विद पीयर्स। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। देखते हैं कौन बता पाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है बाय कॉपिंग फ्रॉम द बुक्स, है ना। बुक्स से कॉपी करते हैं एज इट इज, चीजों को मेमोराइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन इन सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में जो क्लासरूम का नेचर है वो कैसा रहता है ना। जो इंटरेक्शन रहता है क्लासरूम में वो कैसा रहता है, स्टूडेंट सेंटर्ड रहेगा या टीचर सेंटर्ड रहेगा या फिर टेक्स्ट बुक सेंटर्ड रहेगा या फिर पीयर सेंटर्ड रहेगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो भी इंटरेक्शन क्लासरूम में होगा वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से और आंसर करो क्या हो जाएगा। इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच व्हाट इज द एम्फेसाइज ऑन। किस पर एम्फेसाइज किया जाता है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में। क्वालिटी ओरिएंटेड आउटपुट पर, क्वांटिटी ओरिएंटेड आउटपुट पर, या क्रिएटिव थिंकिंग पर, या फिर इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स पर। तो आप सभी जानते हैं कि एम्फेसाइज किस पर किया जाता है, क्वांटिटी पर, ना कि क्वालिटी, है ना। उनको चाहिए कि बच्चे को इतना क्वांटिटी में ये चीजें रट जानी चाहिए। क्वांटिटी देखते हो ना कि क्वालिटी, की बच्चे को वो चीज आ भी रही है नहीं आ रही है, वो रट के बता रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्पिटेंसी। बताओ फटाफट से आंसर करो कौन सा ऑप्शन सही है। द एबिलिटी टू मेमोराइज फैक्ट्स, ये होती है कॉम्पिटेंसी, नहीं ना। द एसेंशियल स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ए रियल वर्ल्ड टास्क और एक्टिविटी। जी हाँ, आगे देखने की जरूरत नहीं है, हमें मिल गई है कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन कि वही एसेंशियल स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड और बिहेवियर जो हमें रियल वर्ल्ड टास्क और एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, वही क्या कहलाती है, कॉम्पिटेंसी कहलाती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी लेसन इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। यहाँ बात हो रही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की, कि किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले क्या प्रिपेयर किया जाता है। टेक्स्ट बुक की लिस्ट या कॉम्पिटेंसी की लिस्ट, कि कौन कौन सी चीजें बच्चे को कितनी सिखानी है ना, स्पेसिफिक क्लास और सब्जेक्ट के लिए, या उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है पहले, या फिर फन गेम्स को। बताओ फटाफट से। तो हमने जाना कि जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच को अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए कि कौन सी क्लास और सब्जेक्ट के लिए हम कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज जो है उसमें इंक्लूड करने वाले हैं, उसकी लिस्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड कॉम्पिटेंसीज बी अरेंज्ड, अल्फाबेटिकली, बाय इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, या बाय स्टूडेंट्स प्रेफरेंस, या रैंडमली। बताओ फटाफट से कैसे अरेंज करोगे आप बच्चों के लिए क्षमताओं को, कॉम्पिटेंसीज को। इसका तो आंसर आप ही करोगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया बाय इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL इज ए फॉर्म ऑफ विच अप्रोच। ये किस तरह के दृष्टिकोण का अप्रोच का जो है एक फॉर्म माना जाता है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच का, सब्जेक्ट सेंटर्ड, या लर्नर सेंटर्ड, या कंटेंट सेंटर्ड। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी जस्ट बात करी इसके बारे में कि ये एक लर्नर सेंटर अप्रोच का ही एक फॉर्म ये माना जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, सो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, और अगर दोस्तों हेल्पफुल लगी है, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी DSSB PRT की खास करके तैयारी कर रहे हैं, उन सब के पास ये लिंक शेयर करो प्लेलिस्ट का। नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दी है प्लेलिस्ट पूरी, जहां से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।